बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो असाइनमेंट आप लोगों को मिला हुआ है उसमें आप सवाल नंबर 11 तक कर चुके थे। अब ज्यादातर सवाल आपको खुद ही अटेम्प्ट करने हैं असाइनमेंट के और मेरे से डाउट पूछने हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों की, जैसे आपकी क्लास होती है 3 to 4 PM, ये आपकी क्लास का टाइम है 3 to 4 PM। और मंडे टू थर्सडे ये क्लास आपकी होती है लाइव क्लास। बच्चों 3 बजे से पहले मतलब आप 2:30 to 3 के बीच में, है ना, कभी भी अपने डाउट्स पूछने के लिए मेरे पास सेंटर पे आ सकते हैं। आप डाउट्स डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं 2:30 to 3, मेरे पास आके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सेंटर पे आके। और जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, सेंटर पे नहीं आ सकते, वो बच्चे जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो उन क्वेश्चंस का क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके और मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। किस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे? इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। जो बच्चे डाउट पूछने मेरे पास नहीं आ सकते और उनको कोई डाउट आता है जब भी वो कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो वो उस डाउट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप अपने डाउट्स को पूरा रेगुलर साथ साथ सॉल्व करके चलिए। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं बच्चों असाइनमेंट की। सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 देखिए सब। कुछ सवाल मैं आपको करवा रहा हूं और बाकी आप पूरा असाइनमेंट घर पे लगाइए और डाउट्स पूछने आइए मेरे पास 2:30 से 3 के बीच में, या व्हाट्सएप पे पूछिए। 66 सॉल्व कीजिए। क्या है सवाल नंबर 66? ये ग्राउंड है, इस जगह का नाम है P और इस जगह का नाम है Q। बेसिकली जगह का नहीं, पार्टिकल P और पार्टिकल Q, ये दो पार्टिकल हैं। यहां से एक पार्टिकल को v2 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया और ये जो पार्टिकल P है इसको यहां से इस तरह से 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया विद वेलोसिटी v1। लैंग्वेज पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल A is thrown at an angle of 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है जी, लोकेशन का नाम P है और पार्टिकल का नाम A है। तो यहां से एक पार्टिकल को v1 वेलोसिटी से फेंका गया 30 डिग्री के एंगल पे, और लोकेशन Q से दूसरा पार्टिकल B उसको सीधा ऊपर की तरफ v2 वेलोसिटी से फेंक दिया गया। फॉर बी टू कोलाइड विद ए v2 अपॉन v1 शुड बी। तो वो चाह रहा है कि इनका कोलिजन हो, मतलब ये इस तरह से ऊपर जा रहा होगा लाइक दिस, ऐसे, और इसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा और इन दोनों की टक्कर हो, उसके लिए v2 अपॉन v1 कितना होना चाहिए। कितने बच्चों को सवाल समझ में आ गया? हाथ उठाइए। सवाल कितने बच्चों को समझ में आ गया? सॉल्यूशन नहीं, सवाल। तो Q पार्टिकल को आसमान की तरफ फेंक दिया गया v2 वेलोसिटी से। जो Q लोकेशन आपको नजर आ रही है, यहां से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाल दिया टुवर्ड्स स्काई, और एक दूसरा पार्टिकल A है जिसको v1 वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया गया। इन दोनों का कोलिजन होना चाहिए, टकराने चाहिए, उसके लिए v2 अपॉन v1 को कितना होना चाहिए। शुरू करें? ठीक है जी। बच्चों एक बात बताओ, कब टकराएंगे? जितनी देर में ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा, जितनी देर में, कौन सा पार्टिकल? जिसको Q से फेंका गया, जिस पार्टिकल को Q से फेंका गया, जितनी देर में वो पार्टिकल यहां पहुंचा, उतनी ही देर में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाए। जिस मोमेंट पर ये पार्टिकल यहां पहुंचे, उसी मोमेंट पर ये पार्टिकल भी यहां पहुंच जाए, तो एक ही मोमेंट पे दोनों पार्टिकल एक जगह होंगे और टकरा जाएंगे। हाथ उठाइए, बोलिए यस सर। ये दोनों पार्टिकल कब टकराएंगे?
जब दोनों पार्टिकल एक ही जगह पहुंच जाएंगे तो टकराएंगे। भाई दो गाड़ियां दो गाड़ियां किसी क्रॉसिंग पे टकरा गई, तो इसका मतलब उस मोमेंट पे वो दोनों एक ही जगह रही होंगी ना। अगर कार ए और कार बी की टक्कर हो गई, मैं आपसे कहूं कि एक लोकेशन पे कार ए और कार बी की टक्कर हो गई, मान लीजिए वो लोकेशन है शॉपरिक्स मॉल के सामने, शॉपरिक्स मॉल के सामने कार ए और कार बी की टक्कर हो गई, और मैं तुमसे पूछूं बताओ बच्चों, जब टक्कर हुई दोनों कार कहां थी, तो आप क्या कहोगे? एक कार दिल्ली में थी और एक हरिद्वार में थी और शॉपरिक्स मॉल पे टकरा गई, कैसा होगा? अगर दोनों कार शॉपरिक्स मॉल पे टकराई तो इसका मतलब उस मोमेंट पे दोनों कार शॉपरिक्स मॉल पे रही होंगी, सही यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों टकराई तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये दोनों एक मोमेंट पे एक जगह मतलब यहां पे रहे होंगे, है ना। और जब पी से इस पार्टिकल को फेंका गया, एट द सेम टाइम क्यू से इसको फेंका गया, दोनों को टाइम बराबर मिला है, तो जितनी देर में ये पार्टिकल यहां पहुंचा उतनी ही देर में ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, से यस और नो? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये वाली हाइट लेट से h है, अगर ये वाली हाइट h है, तो ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल q का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h हुआ, रिप्लाई के लिए हाथ उठाएंगे। पार्टिकल q का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h हुआ, इसी तरह से पार्टिकल p का भी y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा। अगर पार्टिकल p जो है वो इस जगह पहुंच गया, यहां पहुंच गया पार्टिकल p, और मैं तुमसे कहूं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे x डायरेक्शन में सर इतना हुआ और y डायरेक्शन में इतना हुआ। तो इस मोमेंट पे जब दोनों पार्टिकल यहां पे टकराए, इस मोमेंट पे प्यारे बच्चों दोनों पार्टिकल का क्या सेम है? जब ये दोनों पार्टिकल यहां पे टकराए तो दोनों पार्टिकल का क्या सेम है? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, से यस और नो? दोनों पार्टिकल का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। पार्टिकल A के पास y डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी हो, पार्टिकल B के पास भी y डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी हो। तो पार्टिकल B के पास y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी इनिशियली? v2। और पार्टिकल A के पास कितनी थी? ये देखो कंपोनेंट v1 के कंपोनेंट करो, ये आया v1 cos 30, ये तो x डायरेक्शन में आया, और ये आया v1 sin 30, ये y डायरेक्शन में आया। तो v1 sin 30 जो कि पार्टिकल A की y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और v2 जो कि पार्टिकल B की y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो सेम होनी चाहिए। तो v1/2 v2 के बराबर होना चाहिए। और मैंने आपसे पूछा था v2/v1, तो v2/v1 की वैल्यू आ गई 1/2। जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, समझ आया नहीं आया? v2/v1 मैंने आपसे पूछा था। तनिष्क, प्रखर, पीयूष, अनिकेत, गोरांश, मदीहा, अन्वित, न्यासा, तनिष्क गुप्ता। क्यों जी, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या? सबके हाथ उठने चाहिए। अगर ये दोनों टकराए तो इसका मतलब एक ही टाइम पे एक जगह पहुंचे, तो दोनों पार्टिकल का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, दोनों पार्टिकल का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। मुदीता रेस्पॉन्स नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो v2/v1 1/2 रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये था सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66। देखो 68 इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, 68 इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। लेकिन 68 अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़े से और बड़े हो जाओ, कम से कम 24 घंटे और बड़े हो जाओ, एटलीस्ट 24 आवर्स, तब करवाऊंगा 68। चलो पहले 74 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। तनिष्क गर्ग, आपकी मर्जी है, आप अभी साथ साथ पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74। रितिका, हाथ उठा के पूछो, क्या पूछना है बेटा? बोलो रितिका, अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जो क्वेश्चन नंबर 66 था, आप उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, ये वाला जो भी सॉल्व किया है? यस सर।
चलो जी, जब तक सब बच्चे 74 कर रहे हैं, मैं जल्दी से रितिका को एक बार और बता दूं कि इस सवाल में क्या हुआ। रितिका, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया v2 वेलोसिटी से, तभी यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया v1 वेलोसिटी से। ये एंगल है 30। कंडीशन ये है कि इस जगह दोनों टकरा जाएं, इस जगह दोनों का क्या हो जाए, कोलिजन। तो यस कब सर। टकराएंगे, तब टकराएंगे जब ये अगर यहां पहुंच जाए तो एट द सेम मोमेंट ये भी यहां पहुंच जाए। मतलब बराबर टाइम में दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। जितनी देर में ये ऑब्जेक्ट h हाइट पर पहुंचे, उतनी ही देर में ये ऑब्जेक्ट भी h हाइट पर पहुंच जाए, तो दोनों टकरा जाएंगे। सही है ना रितिका? यस सर। तो अगर आप दोनों का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बराबर चाहती हो, तो उसके लिए आपको दोनों की y डायरेक्शन की वेलोसिटी को भी बराबर करना होगा। यस सर। y डायरेक्शन की वेलोसिटी इसके पास तो v2 है, और इसके पास कितनी है, कंपोनेंट करके देख लो, v1 sin 30। इसलिए दोनों की y डायरेक्शन की वेलोसिटी को बराबर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके सर। सवाल नंबर 74। क्या सवाल है बच्चों? एक इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया है। ये है हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है 30 डिग्री, और इस एंगल को लिखा गया है 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट यहां जाकर गिरा। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो टाइम लगा वो टाइम t गिवन है। इट इज गिवन कि टाइम t लगा। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ये जो ए बी डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसिक सवाल उन्होंने पूछ लिया। तो अच्छे बच्चों, एक से ज्यादा डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हर डायरेक्शन को अलग अलग लेना चाहिए। आप यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे कि अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट। अगर आप पूछ रहे हो तो हम हेडिंग भी अलोंग द इंक्लाइन ही डाल देंगे। हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन s भी अलोंग द इंक्लाइन लेंगे, u भी अलोंग द इंक्लाइन लेंगे, और a भी अलोंग द इंक्लाइन ही लेंगे। तो s अलोंग द इंक्लाइन कितना है, s a b। तो इस s की जगह हम लोग लिख देंगे s a b जो आपको चाहिए। u हमें कोई भी नहीं लेना, u हमें अलोंग द इंक्लाइन लेना है, इसलिए u का ये वाला कंपोनेंट देखेंगे कितना होगा। बच्चों ये u है, ये वाला कंपोनेंट। तो पहले बताओ कि ये एंगल कितना होगा, जहां पे ब्लू कलर की लाइन घूम रही है, ये एंगल कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एंगल 60 है और ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 ही बचा। इसलिए u का जो ये कंपोनेंट आएगा ये u cos 30 आएगा। इसलिए u की जगह यहाँ पे आ जाएगा u cos 30। मानते हो? u की जगह क्या आ जाएगा, u cos 30। टाइम दे ही रखा है 1/2। अब एक्सेलरेशन भी अलोंग द इंक्लाइन ही चाहिए। बच्चों ये g की डायरेक्शन होती है, g हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, इसमें कोई नई बात ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये जो एंगल है 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, g cos 60। कितना आएगा, g cos 60। बताइए माइनस क्यों लिया माइनस? क्योंकि अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख दिया, अगर मैंने इस डायरेक्शन को जिसमें u cos 30 है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, इसलिए माइनस g cos 30 लिखा। तो इज इक्वल टू, बोलो बच्चों cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, जल्दी से बता दो। ठीक है, और माइनस 1/2g, 1/2g, तो 1/2 जी, ये हो गया g/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू टी स्क्वायर। बोलो ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों?
तो एस ए बी इज इक्वल टू √3/2 ut, √3/2 ut, g की वैल्यू 10, 10/2 इज 5, 5/2 t स्क्वायर, 5/2 t स्क्वायर, से यस और नो। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, जरा हाथ उठा दो यहां तक समझ में आ गया हो तो। सार्थक, अनिकेत, रितिका, न्यासा, सक्षम, प्रखर, मुदिता, गोरांश, मदीहा, तनिष्क, पीयूष, अन्वित। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब एक बात बताओ कि ये जो टाइम इसने दिया यहां से यहां तक पहुंचने का, इसकी प्रैक्टिस तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में कराई थी ना, कि ये इनक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखा जाएगा। बताओ ये प्रैक्टिस मैंने कराई थी या नहीं। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। बोलो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये आएगा ना u साइन 30। बोलिए यस और नो। करवाई थी प्रैक्टिस या नहीं करवाई थी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखा जाता है इनक्लाइन प्लेन पे, भूल गए क्या। ये इनक्लाइन प्लेन है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, यहां से यहां पहुंचने का कितना टाइम है, लास्ट टू लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराई थी ना। और अपॉन ये जो परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन आता है जी, ये वाला परपेंडिकुलर वाला। तो बच्चों अगर ये g cos 60 है तो ये g sin 60 होगा। चलो हाथ उठाओ, बोलो यस और नो। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना सिखाया था या नहीं सिखाया था। रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, रिवीजन तो मस्ट है बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2u साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। ये देखिए बाई टू ये हो गया कैंसिल। तो t की वैल्यू आ गई 2u अपॉन √3g। t की वैल्यू आ गई 2u अपॉन √3g। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। t इज इक्वल टू आ गया 2u अपॉन √3g। ये है इक्वेशन नंबर 2, 2u अपॉन √3g। सही। t की ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, √3/2u, t की जगह 2u अपॉन √3g, 5/2 t स्क्वायर 2u अपॉन √3g। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। एस ए बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस, ये देखिए 2 तो ये 4। ठीक है, ये जो जी स्क्वायर लिखा है, अगर मैं जी स्क्वायर को जी इंटू जी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या। ये 5 और जी की वैल्यू 10 होती है तो एक 2 ये आ गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यू स्क्वायर अपॉन 3g। बोलिए यस और नो। यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3g, एलसीएम क्या आया 3g, 3u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर अपॉन 3g। एस ए बी की वैल्यू आ गई, एस ए बी की वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर अपॉन 3g। यस और नो। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, बात समझ में आई या नहीं। एस ए बी की वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर अपॉन 3g। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब आप अपने चारों ऑप्शन देख रहे हैं तो आपके चारों ऑप्शन किस टर्म्स में है, आपके चारों ऑप्शन u और t की टर्म्स में है। मतलब उसमें u स्क्वायर कहीं भी नहीं आ रहा है, एक u आ रहा है एक t आ रहा है। इसलिए आपको हिंट मिला, क्या हिंट मिला,
कि ये जो 2u² / 3g है इसको आप लिख सकते हैं 2/3g इंटू यू इंटू यू। 2u² / 3g को आप ऐसे लिख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर सेकंड से ये कह सकते हैं कि √3 GT/2 u की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर सेकंड से u की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। इसलिए 2/3g u और एक u की जगह लिख दिया √3 GT/2। और ऐसा करके देखो, ये 2 से हो गया ये 2 कैंसिल, एक g से हो गया एक g कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा √3ut, डिनोमिनेटर में क्या बचा 3, ये √3 ये 3 तो नीचे आया √3, आंसर ut/√3। बोलो ऑप्शन है या नहीं, कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखो। सवाल करना बहुत आसान था, लेकिन देखो आंसर मैच करना इतना आसान नहीं था। सवाल सॉल्व करना आसान था, आंसर मैच करना आसान नहीं था। सवाल तो ये यहीं पर ही सॉल्व हो गया था। देखो जब आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, ये सवाल वहीं पर ही सॉल्व हो चुका था यहां पर, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रखा था। इस वजह से थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू लिखनी पड़ी, और फिर ये सोचा कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूं कि मेरा आंसर मैच कर जाए। कंपटीशन लेवल असाइनमेंट है, कुछ सवाल बेसिक भी होंगे तो कुछ आपसे थोड़ी मेहनत भी कराएंगे। और मैंने पहले ही कहा है कई बार कि मैं एकेडमिक्स प्लस कंपटीशन पढ़ाता हूं, ओनली एकेडमिक्स सोच के क्लास में नहीं बैठा कीजिए। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, कुछ सवाल जिसमें मुझे लगता है आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ने ही वाली है, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। बाकी तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सारे पूछिएगा, चाहे मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, A bullet is fired horizontal direction. A bullet is fired in a horizontal direction. एक बुलेट है, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया है फ्रॉम अ टावर, एक टावर से। ये कोई टावर यहाँ पे रहा होगा, मान लीजिए इस टावर की हाइट h रही होगी, तो यहाँ से एक बुलेट को ऐसे हॉरिजॉन्टल फायर कर दिया। वाइल अ स्टोन, जबकि एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन। तो बच्चों ये कोई टावर है h हाइट का, और इसके ऊपर खड़े होके एक स्टोन, एक पत्थर को ऊपर से छोड़ दिया u = 0, और एट द सेम टाइम एक बुलेट को हॉरिजॉन्टल फायर कर दिया। तो इसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको चारों में से सही चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है कि बुलेट एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। जब ग्राउंड पे ये दोनों चीजें आएंगी तो साथ साथ आएंगी, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टोन जल्दी आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बुलेट जल्दी आ जाएगी, और आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या होगा, जरा बताएगा कोई बच्चा मुझे, क्या होगा? एक पत्थर है, किसी बिल्डिंग पे खड़े होके एक पत्थर नीचे छोड़ दिया और एक बुलेट को इस तरह से फायर कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनमें से पहले कौन आने वाला है ग्राउंड पे? कौन पहले ग्राउंड पे आने वाला है, कोई बताना प्लीज। कौन पहले ग्राउंड पे आने वाला है? एक बात बताओ, जब स्टोन ग्राउंड पे आएगा, अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ उठा देना, जब स्टोन ग्राउंड पे आएगा तो वो h मीटर नीचे आ चुका होगा। जब स्टोन ग्राउंड पे आएगा, मैं सही कहूं तो हाथ उठा देना, स्टोन ग्राउंड पे नीचे कब आ जाएगा, कितने कब आ जाएगा स्टोन ग्राउंड पे? आप कहोगे सर जब स्टोन h डिस्टेंस नीचे चला जाएगा तो वो ग्राउंड पर होगा। सभी लोग रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, यस और नो। देखो किस किस के हाथ नहीं उठे हुए, किस किस के हाथ नहीं उठे हुए हैं। प्रखर, ठीक है जी, सबके हाथ उठे हुए हैं। स्टोन नीचे कब आ जाएगा तो आप कहेंगे जी h मीटर नीचे चला जाएगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया।
प्यारे बच्चों, बुलेट ग्राउंड पे कब आ जाएगी? बुलेट का पाथ कुछ ऐसा होगा। बुलेट अपनी जगह से कुछ नीचे भी गई है और अपनी जगह से कुछ आगे भी गई है। ये है बुलेट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। बोलो, बुलेट भी जब ग्राउंड पे आई तो अपनी जगह से कितना नीचे आई? जब बुलेट ग्राउंड पे आई तो अपनी जगह से कितना नीचे आई? एच ना। ये बात अलग है कि एट द सेम टाइम वो कुछ आगे भी चली गई, लेकिन जब ये बुलेट ग्राउंड पर आई तो इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच ना। तो बच्चों, चाहे स्टोन हो चाहे बुलेट हो, दोनों का ही वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का ही वो एच है कि नहीं? दोनों का। हाँ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर नहीं है। एक्स डायरेक्शन में स्टोन का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, जबकि बुलेट के पास एक्स डायरेक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वाई डायरेक्शन में तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, मानते हो ना सब? अब यहीं पे एक चीज और मान जाओ कि दोनों ही ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, डायग्राम में देख के बताना। दोनों ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो देखो, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, और जो बुलेट है उसको भी जो वेलोसिटी दी गई वो हॉरिजॉन्टल दी गई ना, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी गई। तो इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा? u cos 90 0। बुलेट को हमने वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी। तो बुलेट की भी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो अगर दोनों का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, अगर दोनों की वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बराबर है और दोनों के पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी बराबर है, तो बताओ कि दोनों को टाइम भी बिल्कुल बराबर ही लगेगा या नहीं? हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए। अगर वाई डायरेक्शन में सब कुछ बराबर है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का एच है, वाई डायरेक्शन में दोनों के पास एक्सेलरेशन जी है, वाई डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर टाइम भी तो बराबर ही आएगा। इसलिए कौन सा स्टेटमेंट सही? जिसमें यह कहा गया कि दोनों एक साथ ग्राउंड पे आएंगे, वो वाला स्टेटमेंट सही। सही है ना? चलो आगे। ये था सवाल नंबर 80। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 84। 84। large number of bullets large number of bullets are fired in all directions with the same speed. Large number of bullets are fired in all directions with the same speed. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? सवाल समझ में आया? पहले बताओ, सवाल समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ लो। लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? बच्चों, तुमने देखा है कि जो अच्छे स्टेडियम होते हैं उनमें ऐसा होता है कि ग्राउंड में से टैप बाहर आती है और पानी निकलता है चारों तरफ। हाँ, जैसे ये वो लोकेशन है और यहाँ से वो बाहर ऊपर की तरफ आएगा। मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, जब कोई बढ़िया मैच होने वाला होता है तो उसमें दिखाते हैं वो ग्राउंड को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इस तरह से ग्राउंड के अंदर से टैप बाहर आया, पानी निकला, है ना। ग्राउंड पे पानी मारते हैं। अरे बोलो, नहीं देखा है क्या कभी? सच में नहीं देखा तो मूवी में तो देखा होगा, रेस्पॉन्स तो दे दो। तो इस तरह से यहाँ ये वो लोकेशन है जहां से फायर किया जा रहा है। अच्छा, जब यहाँ से फायर किया जाएगा तो किसी भी जगह से, मान लो हमने यहाँ से फायर किया, तो फायर किया बुलेट इस तरह से जाके यहाँ पर गिरेगी, और अगर हर डायरेक्शन में फायर किया जा रहा है तो इधर भी फायर किया होगा, इधर फायर किया होगा, तो ये बुलेट ऐसे जाके गिरेगी। सही है, यस और नो? बोलो, बात समझ में आई? तो इसीलिए जिस जगह गन रखी है जहां से फायर किया जा रहा है उसको सेंटर मान के, उसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, इसे सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए,
तो ये वो एरिया होगा जिसमें सभी बुलेट फैल जाएंगी। बेसिकली यहां से गन से फायर किया जा रहा है और बुलेट यहां कहीं जाकर गिरी मान लीजिए, तो मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्टाइल की रेंज हुई ना, ये प्रोजेक्टाइल की रेंज हुई ना, और ये रेंज ही इस सर्कल की रेडियस है ना। समझ गए ना? इसी तरीके से एक पार्टिकल को ऐसे फेंका होगा तो वो यहाँ कहीं जाके गिरा होगा, ये वाला यहाँ गिरा होगा, ये वाला यहाँ गिरा होगा, ये वाला यहाँ गिरा होगा। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐसे फेंका जा रहा है, गन को घुमाया जा रहा है, तो इस तरह से हर तरफ बुलेट जा रही होंगी। तो वो कह रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। रेस्पॉन्स प्लीज। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रिस्पॉन्स। अब सवाल ध्यान से पढ़िए कि उसने एरिया पूछा या मैक्सिमम एरिया। उसने एरिया पूछा या मैक्सिमम एरिया, सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम एरिया पूछा तो इसका मतलब रेडियस भी आप मैक्सिमम ही ले लेंगे। बताइए यस और नो। और ये बात आपको सिखाई जा चुकी है कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होना चाहिए, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये बात आपको बताई जा चुकी है ना। देखो ये असाइनमेंट सेशन चल रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए जा रहे, कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको रिवाइज करें। रेंज होती है लेवल टू लेवल की प्रॉब्लम्स में, रेंज होती है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो थीटा को 45 होना होता है और उस केस में रेंज इतनी आती है। तो आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो आप मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये आपका आ जाएगा पाई यू रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। से यस और नो, रेस्पॉन्स दीजिए। पाई यू रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, जल्दी से बताइए। ए बी सी या डी, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बताइए। कितने लेजी हो ना तुम। 3-4 बच्चों ने आया बस रिप्लाई ये भी। पाई यू रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। जी हाँ, आगे बढ़ें। सवाल सबको समझ में आ गया? और देखो यहाँ पे ये बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बात फुटबॉल मैच की है। यहाँ पे भी जो गन है वो बिल्कुल ग्राउंड पर ही रखी हुई है। तो फुटबॉल को किक कीजिए तो ऐसा होता है, और मैंने कहा था क्रिकेट में नहीं होगा क्योंकि उसमें जब बॉल को हिट किया जाता है तो वो ग्राउंड से किसी हाइट पे होती है। तो लेवल टू लेवल के लिए ऐसा होता है कि अगर थीटा 45 है, ये लेवल टू लेवल के लिए है कि अगर थीटा 45 है तो गिवन वेलोसिटी के लिए ये रेंज मैक्सिमम होगी। दिस इज फॉर लेवल टू लेवल। बताइए बताया था या नहीं बताया था? बताई थी ना बात? रेस्पॉन्स दो बेटा, बताई थी या नहीं बताई थी? बोला था ना फुटबॉल मैच के लिए है, क्रिकेट मैच के लिए नहीं है, बोला था ना। तो अभी तुमने देखा देखा होगा कि जब इंडिया ने ओलंपिक्स में गोल्ड लिया तो सोशल मीडिया पे कुछ हाँ बेवकूफ़ लोग शुरू हो गए थे। वो क्या कह रहे थे, क्या लिख रहे थे वो, क्या लिख रहे थे, पढ़ा तुमने? कि नीरज चोपड़ा ने कितने एंगल पे फेंका होगा जेवलिन थ्रो में? 45 पे। बोलो तुम्हें हंसी नहीं आई उस टाइम? तुम्हें हंसी आई उस टाइम या नहीं आई? बोलो। थीटा इज इक्वल टू 45 लेवल टू लेवल के लिए होता है। उसने जब प्रोजेक्शन किया, उसने जब प्रोजेक्शन किया तो ये एंगल 45 नहीं होगा क्योंकि इसको यहां से जाके यहां गिरना था। ये लेवल टू लेवल का क्वेश्चन नहीं था। इसमें जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम लेवल पे नहीं है। बोलिए यस और नो, बोलिए बोलिए, बात समझ में आई या नहीं? तो जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे तो आपको हंसना चाहिए था कि देखो मूर्ख हो गए शुरू। ये देखो, तुम्हें वहां लिखना चाहिए था क्या कि भैया जिस सब्जेक्ट के हो उसी की बात कर लो, है ना? लिखना चाहिए था ना तुम्हें कि भैया जिस सब्जेक्ट के हो उसी की बात कर लो। थीटा इज इक्वल टू 45 बोलो कब होगा? लेवल टू लेवल के लिए। लेवल टू लेवल थोड़ी था। नीरज चोपड़ा ने जब इसको फेंका तो किसी हाइट से फेंका,
और फिर ये यहाँ पे जाके गिरा। दिस एंगल इज नॉट 45, दिस एंगल शुड बी लेस देन 45। ये एंगल 45 से छोटा होगा अगर आपको उसकी गिवन यू के लिए ये रेंज मैक्सिमम चाहिए, ये आपको मैक्सिमम चाहिए अगर, जो कि उसने कितना था बच्चों, 87 पॉइंट क्या था बताना कोई, 87.58, प्लीज बताना कितना था, क्या रिकॉर्ड बनाया लड़के ने हमारे, बोलो जल्दी। तुमने किसी ने नहीं देखा, ये याद नहीं है? 87.78, ओके 87.78 ये फेंका है, 87.78 मीटर फेंका है, ठीक है जी। तो ये एंगल कितना रहा होगा, दिस इज 45, ये बात गलत है, समझ गए। यहाँ पे दो क्वांटिटीज अननोन है, एक यू और एक थीटा। तो कुछ मूर्ख लोगों ने यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रखा है, ये कैसे, उन्होंने लिख रखा है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, उन्होंने ये लगा रखा है, और थीटा को 45 पुट कर लिया, तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया यू स्क्वायर अपॉन जी, आर की वैल्यू पुट कर रखी है 87.78, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रख दी 10 और यू कैलकुलेट कर रखा है। बताओ उन्होंने सही किया या गलत किया, सही किया या गलत किया, बोलो जल्दी से बोलो। उन्होंने ये पता किया कि नीरज चोपड़ा ने कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी जेवलिन को, गलत किया ना। बताओ क्यों गलत किया, क्योंकि थीटा 45 ही नहीं है, थीटा 45 ही नहीं है, इसलिए सोल्यूशन गलत है, थीटा 45 नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, लेवल टू लेवल का सवाल ही नहीं है। कौन समझाए कौन समझाए, तभी तो कहते हैं पढ़े लिखे होने चाहिए बच्चे, ऐसे नहीं कहीं भी बेइज्जती कराते फिरो। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, a particle is projected from a particle is projected from A and this angle is 45 degree and this velocity is u root 2. A particle is projected from A with u root 2 at an angle 45 with the horizontal. It strikes the plane BC, यहां पे कोई प्लेन BC दे रखा है, ये कोई प्लेन है BC और ये एंगल है 60 डिग्री। इट स्ट्राइक्स द प्लेन BC एट राइट एंगल, जब ये ऑब्जेक्ट जाकर इस प्लेन से टकराया, क्योंकि इसका कुछ ऐसा पाथ रहा होगा, तो इससे जब ये टकराया ऐसे टकराया लाइक दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो टकराते हुए जब ये टकराया, उसने कहा जब ये यहाँ टकराया तो परपेंडिकुलर टकराया 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे टकराया। तो ये वेलोसिटी क्या रही होगी, जिस वेलोसिटी से टकराया ये वेलोसिटी क्या रही होगी। चलिए 1 मिनट आपको देता हूं, आप बताइए कितनी रही होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताइए कितनी रही होगी। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉर अ प्रोजेक्टाइल velocity in x direction remain constant। किसी प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, किसी प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, वो हमेशा क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर कैसे लगाएंगे बच्चों। ये जो वेलोसिटी है ये v है, ये वेलोसिटी,
ये v है कि जिस वेलोसिटी से टकराया, इसको मैंने लाइन को आगे बढ़ा लिया, ये v है, और ये v ही हमें कैलकुलेट करना है कि ये v कितना है, ये v हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहीं से एक सीधी लाइन ऐसे बना लूं, बिल्कुल सीधी लाइन, तो मानते हो कि ये एंगल 30 डिग्री है? जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स करो, ये एंगल 30 डिग्री है, मानते हो या नहीं? ओनली पीयूष का हाथ उठाए। क्यों भाई, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 नहीं होता क्या? अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये 30 नहीं होगा क्या? बंदर हो क्या? ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 नहीं होता क्या? अगर ये 60 है और ये 90 है, तो ये 30 नहीं होगा? सही कह रहा हूं ना फिर मैं कि ये 30 है? प्यारे बच्चों, अगर ये 30 है तो फिर ये 60 है, रिप्लाई करो यस और नो। अगर ये 30 है तो ये 60 है, बोलो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, उसने बोला ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, होगा 60 होगा। तो अगर 60 होगा तो फिर वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एंगल 60 है, तो वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट होगा v cos 60, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा v sin 60। रिप्लाई करो यस और नो, रिप्लाई करो। जब ये टकराया इस प्लेन पे आके तो वेलोसिटी v थी, तो ये वेलोसिटी v से टकराया ऐसे, और परपेंडिकुलर टकराया, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर टकराया तो मैंने देखा कि ये एंगल 60 है, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ 90, तो ये 30 बचा, तो ये 60 आया, तो v का ये कंपोनेंट v cos 60 और ये v sin 60। अच्छा, इनिशियली देखना ये u√2 है और ये 45, तो इस u√2 का ये कंपोनेंट कितना होगा? u√2 cos 45। और क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर कभी नहीं बदलती, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी? u√2 cos 45। और जब यही प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v sin 60। और अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, तो मैं इन दोनों वेलोसिटी को बराबर रख दूं कि इनको बराबर होना चाहिए, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कभी बदलती ही नहीं। cos 45 मतलब 1/√2, और sin 60 मतलब √3/2। √2 से √2 कैंसिल कर दिया, तो u इज इक्वल टू v√3/2। और तुम v ढूंढ रहे हो, तो v की वैल्यू आ गई 2u/√3। चलो जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो, समझ में आ गई बात ये नहीं? बढ़िया सवाल। दीज आर प्योर कंपटीशन लेवल प्रैक्टिस चल रही है, प्योर कंपटीशन लेवल। स्कूल लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं करा रहा मैं। प्रोजेक्टाइल मोशन स्कूल लेवल पे सिर्फ इतना ही है कि लेवल टू लेवल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, लेवल टू लेवल में हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, लेवल टू लेवल में एच मैक्स कितना होता है, बस हो गया इनका प्रोजेक्टाइल खत्म। बस ये याद है तो हो गया तुम्हारा स्कूल लेवल। कंपटीशन लेवल पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसलिए कोशिश करो सीखने की, ट्राई योर बेस्ट। ये था बच्चों सवाल नंबर 94। किसी को कोई बात पूछनी हो तो जल्दी से पूछ लो मेरे से। अच्छा, सवाल नंबर 107। देखो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एक दो बेसिक से भी कर लेने चाहिए। रेशो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, रेशो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास। दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों के मास सेम है, और दोनों की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल, इनका जो रेशो है वो 4:1 है। द रेशो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम इज ऑल्सो 4:1। और दोनों ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव की,
मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय सेकंड प्रोजेक्टाइल, ये भी 4:1 है। द रेशियो ऑफ देयर रेंज वुड बी, तो रेंज ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल, इसका रेशो चाहिए, इसका रेशो चाहिए। तो बच्चों ये बताओ कि किसी प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। काइनेटिक एनर्जी का ये तो फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। रेस्पॉन्स कौन देगा? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो मैं स्पीड भी मिनिमम वाली ही लूंगा। मानते हो सब? स्पीड भी मिनिमम वाली ही लूंगा। m/2 से m/2 कैंसिल हो जाएगा, तो v मिनिमम ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, v मिनिमम ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल विल बी 2:1। से यस सर। स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा दिया। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा। तो पहले ऑब्जेक्ट का u cos थीटा और दूसरे ऑब्जेक्ट का u cos थीटा, इसका जो रेशियो आया वो 2:1 आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो भी इतना ही है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल। ये भी 4:1 है, तो 2g से 2g कैंसिल हो गया। मतलब u साइन थीटा ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल अपॉन u साइन थीटा ऑफ द सेकेंड प्रोजेक्टाइल, ये कितना है? स्क्वायर हटा के रूट लगा दो इधर भी, 2:1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। रेस्पॉन्स प्लीज। भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो पहले की मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे की मैक्सिमम हाइट, ये भी 4:1 दे रखा है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दोनों की उनका जो रेशियो है वो 4:1 है। 2g से 2g कैंसिल हुआ, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे दोनों के u cos थीटा का रेशियो मिल गया, और इक्वेशन नंबर सेकंड से मुझे दोनों के u sin थीटा का रेशियो मिल गया, और वो मेरे से पूछ रहा है कि दोनों की रेंज का रेशियो बता दो, r1/r2 बता दो। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर अपॉन g 2 sin थीटा cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना रेंज का। u स्क्वायर अपॉन g 2 sin थीटा cos थीटा। बोलो यस और नो। तो पहले पार्टिकल की रेंज और दूसरे पार्टिकल की रेंज, इसका रेशियो उसको चाहिए। तो g तो हर किसी पार्टिकल पे सेम ही लगेगा, और ये 2 भी कांस्टेंट है, ये मैंने हटा दिया। ये हटा के यहां है u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। बताओ लिख सकता हूं ना ऐसे? और ऐसे ही नीचे भी u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। ये हैं पहले पार्टिकल के u साइन थीटा यू कॉस थीटा, और ये हैं दूसरे पार्टिकल के u साइन थीटा यू कॉस थीटा। तो r1/r2 की वैल्यू आ गई पहले वाले पार्टिकल का u साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दूसरे वाले पार्टिकल का u साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद u कॉस थीटा ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। और आप देख सकते हैं कि दोनों के u साइन थीटा का रेशियो है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 2:1 है। इसी तरह से दोनों के u cos थीटा का रेशियो भी 2:1 है, तो आंसर आएगा 4:1। जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, बात समझ में आई या नहीं। तो एक हिंट से u cos थीटा का रेशियो मिला, एक हिंट से u sin थीटा का रेशियो मिला, और उसने रेंज का रेशियो पूछ लिया, जो कि आ गया 4:1, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे असाइनमेंट के सभी अच्छे सवाल करवा दिए, अभी भी इस असाइनमेंट के 3 अच्छे सवाल मैंने बचा रखे हैं। मैं चाहता हूं कि 1-2 सवालों में तुम भी दिमाग लगाओ। तो प्यारे बच्चों, बचे हुए सभी सवाल आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, और आप मेरे से डाउट पूछेंगे। और मैंने कहा डाउट पूछने के 2 तरीके हैं, आप 2:30 to 3 आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, मेरे से आके पूछ सकते हैं,
और दूसरा तरीका है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप पे जो डाउट इकट्ठे हो जाएंगे उन सभी डाउट्स का सोल्यूशन मैं आपको किसी जूम पे लाइव क्लास अरेंज करके या रिकॉर्डिंग की फॉर्म में किसी भी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है वहीं के वहीं वॉइस मैसेज भेज दूं व्हाट्सएप पर, वो क्लियर कर दूं। थैंक यू सो मच बच्चों, हम कल मिलेंगे और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर हमारा होगा लॉज ऑफ मोशन। ओके।